आज हम लोग एक और नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं एंड दैट टॉपिक इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल को हम एग्जैक्टली डायरेक्टली अगर मैं तुम्हें बताना शुरू करूं तो वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो इससे पहले जो हमारा मॉडल आया था दैट वाज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एक्सप्लेनेशंस दी थी वो क्या दी थी? रदरफोर्ड ने एक्सप्लेनेशन दी थी कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पे जो ड्रॉबैक था वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर कहाँ काट रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, क्या उनका एनर्जी लेवल है। तो एक्चुअली ड्रॉबैक यहाँ से शुरू हुआ। इस ड्रॉबैक के ऊपर काम करना शुरू किया, बहुत सारी थ्योरीज आई, जिन थ्योरीज को लेकर डेवलपमेंट्स हुए उन डेवलपमेंट्स को लेकर के बोहर ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमारे को उन डेवलपमेंट्स को स्टडी करना जरूरी है, उसके बाद ही हम बोहर एटॉमिक मॉडल को समझ पाएंगे। सो ये वाला वीडियो मैं जो बनाऊंगी कम से कम 2 या 3 वीडियोस में कंक्लूड होगा। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं वो कौन सी डेवलपमेंट्स थी जिन्होंने बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ाया आगे स्टडी को। तो आ जाते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब ड्यूअल बिहेवियर का क्या मतलब है? दोनों वेव लाइट एंड पार्टिकल नेचर, ये दोनों नेचर हैं किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। इनको अभी मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड सेकेंड डेवलपमेंट वाज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगी। सो आज हमारा जो मेन फोकस होगा दैट विल बी ऑन ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उस ड्यूअल बिहेवियर को समझने के लिए पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या। तो एक एक करके शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसने बताया? मैक्सवेल वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। ये क्या कहते हैं? मैक्सवेल कहते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी डायरेक्शन में, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तो वो अपने चारों तरफ रेडिएशंस एमिट करता है और वो रेडिएशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के। मतलब ये है कि अपने परपेंडिकुलर, मान लो कि ये डायरेक्शन है प्रोपगेशन की, इसका परपेंडिकुलर एक तो ये परपेंडिकुलर है और एक ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बन रहा है, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बन रहा है। तो अगर मैं इसको कोशिश करूं कि ये देखो ये परपेंडिकुलर यहाँ करूं, तो वो कह रहा है कि रेडिएशन जो है ना वो ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में। कैसे? एक तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रोपगेशन की डायरेक्शन हुई, तो एक तो यहाँ इस तरफ एक कंपोनेंट तो वेव का परपेंडिकुलर ये हो गया। से फॉर एग्जांपल हम इसको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और दूसरा किस डायरेक्शन में होगा? इस फील्ड में हो जाएगा ये। तो क्या हुआ? प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तीनों के तीनों क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये हमारा कौन सा हो गया? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। इसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है किसी एक डायरेक्शन में तो अपने परपेंडिकुलर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स प्रोड्यूस करता है और ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टर को स्टडी करना जरूरी है। ये क्या है? तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे एक एक करके। वेव के कैरेक्टर्स को जरा हम स्टडी करते हैं। मैं ये सब इरेज कर देती हूँ पहले। वेव का कैरेक्टर जो है वो जो बेसिक उसकी चीजें हैं वो जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं अभी एक ही कंपोनेंट लेके चलते हैं हम, क्योंकि सिर्फ वेव की बात कर रहे हैं, ना कि मैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की। वेव इस तरह से ट्रेवल करती है, तो वेव का जो कंपोनेंट होगा, पहला कैरेक्टर क्या होता है?
दोनों वेव एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज लैम्डा, एंड दिस इज नोन एज वेवलेंथ। वेव्स के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ, राइट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तीसरा कैरेक्टर होता है जिसको हम V से डिनोट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम लोग इसके लिए यूज करते हैं C। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी इसको भी, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या मतलब है? वेलोसिटी का मतलब है एक वेव लाइनियरली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। देखो वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि वेव जो है एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, दैट इज वेलोसिटी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना जो अभी बन रही थी, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय C, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये जो सन से हमें रेडिएशंस आ रही हैं, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही तो हैं। तो वैक्यूम में इनकी ये एक ही स्पीड से हमारे पास आती हैं। देखो ये जो रेडिएशन बन रही है ना, ये किसी एक फ्रीक्वेंसी या एक वेवलेंथ की नहीं बन रही है। ये पूरा का पूरा बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत दूर। इसमें बहुत बड़ी बड़ी 10 लाख किलोमीटर तक की भी वेवलेंथ्स हैं, इतनी बड़ी वेवलेंथ्स भी हैं और छोटी वेवलेंथ भी हैं। तो देखो जाहिर सी बात है, बड़ी वेवलेंथ थोड़ी फ्रीक्वेंसी छोटी हो जाएगी, छोटी वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। ये कैरेक्टर्स हम लोगों को अभी एनर्जी लेवल की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, मेन चीज हम लोगों ने ये जान लिया। और एक और हमारे यहाँ पे होता है जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू बार से, दैट इज नोन एज वेव नंबर। एक यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी वेव्स बनती हैं, दैट इज नोन एज वेव नंबर। इन चीजों को हम देखते हैं। स्पेक्ट्रम जो होता है, जो हमें नजर आ रहा है, हम लोग जिस रोशनी में देख पाते हैं, दैट इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम, एंड उसको हम किससे डिनोट करते हैं? विबग्योर। विबग्योर, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सब क्या है? वेव्स हैं। अलग अलग वेवलेंथ है इनकी और अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये हमें सारी एक वैक्यूम में जब ट्रेवल करके आती हैं तो ये एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं, इसीलिए हम लोगों को ये व्हाइट कलर की नजर आती हैं। लेकिन जब इनका मीडियम हम चेंज कर देते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे प्रिज्म में हमें विबग्योर क्यों नजर आता है? इनकी सबकी स्पीड चेंज हो जाती है मीडियम चेंज करने से। स्पीड चेंज होने की वजह से ये अलग स्पीड से दौड़ेगा, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से, ये, तो हमें ये अलग अलग नजर आते हैं, कलर नजर आता है। दिस इज विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम। ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी है, एनर्जी एसोसिएटेड है इसी स्पेक्ट्रम से, फ्रीक्वेंसी से। अभी बताऊंगी मैं। एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अभी एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में भी। इसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ वायलेट की रेड से कम है तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर कोई एटम, इलेक्ट्रॉन वायलेट कलर में फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा तो द एनर्जी गेन विल बी मोर। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है बिकॉज रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। याद है ना डेंजर सिग्नल्स में हम रेड कलर को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो मुड़ता नहीं है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बिकॉज उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो दूर तक नजर आता है उसकी, राइट। अब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वालों को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट। रेड से कम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। आप लोग अपनी बुक में स्पेक्ट्रम देखना, बहुत अलग अलग आपको नजर आएगी। इसमें रेडियो वेव्स भी हैं, एफएम वेव्स हैं, एएम वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं और माइक्रोवेव रेंज है। वो सारी की सारी आप लोगों को आप बुक में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा ना। ये फ्रीक्वेंसी को एनर्जी से कैसे रिलेट किया, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये तो वेव नेचर मैक्सवेल का था जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम पार्टिकल नेचर की भी बात करेंगे। किसकी? पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। इसको
इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अभी करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, हाउ इज एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। देखो, हम लोग लोहे को गर्म करते हैं, जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो क्या करें, हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं। जब हमने उसको एनर्जी दी क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा थोड़ी देर बाद वही एनर्जी एमिट करना शुरू करेगा। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लोहा कैसा हो गया है, रेड कलर का हो गया है। रेड कलर के बाद वो फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ब्लू की तरफ बढ़ रहा है। देखो, शुरुआत में क्या हुआ, ऑरेंज, फिर रेड, फिर ऑरेंज, येलो, देन ब्लू की तरफ बढ़ जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ब्लू की। देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे, यानी कि एनर्जी दे रहे थे। जितनी हम एनर्जी बढ़ाते चले गए, फ्रीक्वेंसी हमारे को किसमें आती चलेगी, लोअर रीजन में, यानी कि ज्यादा एनर्जी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ पॉइंट। तो एनर्जी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। यहां पर ये बात हमारी क्लियर हो गई है कि जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी से नहीं होती तो इसका कलर चेंज होता ही नहीं, अगर सेम फ्रीक्वेंसी रहती तो। फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विद द कलर, अलग अलग कलर में हो रहा है, तो उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा और बात करते हैं। यहाँ पे एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब किसके उसमें हो रही है, इसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट हो रही है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, फाइन, वेरी फाइन, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन इनका ये कहना है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो पैकेट्स में एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लगातार नहीं। मतलब देखो, अगर लगातार होती तो ये कलर्स चेंज नहीं होते, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम एक पैकेट की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग ऑटो में बैठे हैं, ऑटो में 2 मीटर होते हैं। एक आपका होता है स्पीडोमीटर एंड एक होता है फेयर मीटर, राइट। स्पीडोमीटर क्या कहता है, उसकी स्पीड को कैलकुलेट करता है। एग्जैक्टली ये इस तरह से होता है और यहाँ उसकी सुई होती है एक। जैसे जैसे वो एक्सेलरेशन बढ़ाएगा, ये सुई कैसे बढ़ती है, लगातार इस तरह से स्मूथ बढ़ेगी, कंटिन्यूअस बढ़ेगी, ऐसे झटका दे दे करके नहीं बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, स्मूथ, कंटिन्यूअस। क्या, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन फेयर मीटर, सपोज करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं कि अगर 1 किलोमीटर का फेयर जो फेयर मीटर में है, यहाँ से चलना शुरू किया, ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, से फॉर एग्जांपल, और हम मान के चलते हैं कि 1 किलोमीटर का जो फेयर है दैट इज 10 रुपीज। तो जैसे ही वो मीटर डाउन करता है तो उसके मीटर में क्या नजर आएगा, 10 रुपीज। और वो 1 किलोमीटर से लेके 100 मीटर 200 मीटर वो चेंज नहीं होगा। जब वो यहाँ पे आ जाएगा ना 2 किलोमीटर पे, तो अचानक से जंप करके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 के मल्टीपल्स में ही मल्टीप्लाई करेगा, 10.1, 10.2, 10.3, इस तरह से वो नहीं करेगा, राइट। तो मल्टीपल्स में। इसी तरह से प्लैंक ने कहा कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, वो मिनिमम पैकेट्स में एब्जॉर्ब हो रही है, और वो पैकेट के मल्टीपल हजारों लाखों हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। और उस मिनिमम पैकेट को नाम दिया क्वांटम, इसीलिए क्वांटम थ्योरी। और अगर यही एनर्जी एसोसिएटेड है लाइट से, मतलब एनर्जी अगर लाइट से गेन हो रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं, फोटोन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लैंक ने दी थी। प्लैंक ने कहा कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन मिनिमम पैकेट्स, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, एंड दैट मिनिमम पैकेट इज नोन एज क्वांटम। और अगर वो लाइट से एसोसिएटेड है तो हम उसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब यहाँ पे इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो E is equal to h mu, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रख लेना। E is equal to h mu, काफी
इंपॉर्टेंट है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। अब देखो एनर्जी कितनी गेन की, रेड रीजन में गेन करेगा तो प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रेड की फ्रीक्वेंसी। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन की, वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से रिलेट हो गई है, और अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट भी है, राइट। तो इस वाले वीडियो को आज मैं यहाँ कंक्लूड करती हूँ। हमने पढ़ा वो डेवलपमेंट्स जो बोहर मॉडल की तरफ जा रहे हैं, अभी हम कंप्लीट नहीं किया, मैं अगली वाले में पार्टिकल नेचर को कंटिन्यू करूंगी। अभी हमने पहले में क्या मैक्सवेल्स वेव थ्योरी कंप्लीट की, वो क्या बताता है, रेडिएशंस की वेव नेचर। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने कहा कि जब भी कोई सब्सटेंस एनर्जी गेन या रेडिएट होती है इलेक्ट्रॉनिक, उसी पे इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे ही होती है, वो ये कह रहे हैं कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअसली गेन, वो मिनिमम पैकेट्स में गेन होती है, और अगर वही पैकेट को अगर हम लाइट से एसोसिएटेड, अगर लाइट से वो गेन हो रहा है तो हम उसे फोटॉन कहते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पार्टिकल नेचर दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड गुड बाय।